मुजफ्फरनगर में एक महिला ने पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव के चलते जटवाड़ा नहर पुल से नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही थाना ककरौली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिक नौशाद की मदद से महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। इस सराहनीय कार्य का संज्ञान लेते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने महिला, पुलिसकर्मियों और नागरिक नौशाद को कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की रक्षा करना पुलिस का सर्वोच्च कर्तव्य है। महिला ने भी भविष्य में ऐसा कदम दोबारा न उठाने का आश्वासन दिया। मेरे पति के साथ में झगड़ा हो गया था मेरे से, और तो उसमें इसलिए मतलब मैं कूद गई। भाई मुजफ्फरनगर वाले पुलिस ने बहुत असम दिया, बहुत बचाई, बहुत ज्यादा वो करा, काफी अच्छा वो दिया मुजफ्फरनगर वाली पुलिस ने। भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत शुक्रिया उनका जी, बहुत एहसान है उनके हमारे पे। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करने की। मुजफ्फरनगर में पहचान छिपाकर एक विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी के शोषण का गंभीर मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हिंदू संघर्ष समिति ने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार आरोपी मेहताब, जो ग्राम हरसोली थाना बैरा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, उसने हिंदू कॉलोनी में अपनी पहचान छिपाकर निवास किया और धीरे धीरे एक विधवा महिला तथा उसके परिवार से संपर्क बढ़ाकर उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया। आरोप है कि आरोपी ने महिला की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वापस लौटने पर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। समिति का कहना है कि आरोपी पहले से कई विवाह कर चुका है और यह पूरा मामला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। आरोप है कि उसने महिला और उसके परिवार को झूठे भरोसे में लेकर गलत कार्य किए। हिंदू संघर्ष समिति ने अपहरण, शोषण और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हमारे जाट समाज की एक विधवा महिला और उसके 3 नाबालिग बच्चों को एक जिहादी और विधर्मी द्वारा उन्हें अपहरण कर और लव जिहाद धर्मांतरण किया गया है। उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। 14 साल की हमारी नाबालिग बेटी का शोषण किया जा रहा है। जैसे ही हमें पता लगा, ये थाना शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का निवासी आरोपी और यहाँ मंडी थाना क्षेत्र में उस परिवार को लेकर जबरन बंधक बनाकर रखा गया, उनका धर्मांतरण किया गया है। हम जिले के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है। हमारी ये मांग है कि हमारे हिंदू समाज के उस परिवार को, नाबालिग बच्चों को सकुशल उनकी बरामदगी हो और जो आरोपी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके जो सहयोगी करता है, जो उसके साजिश करता है, कहाँ से उसे फंडिंग हुई, किसने उसका सहयोग किया, इन सभी का खुलासा हो और सभी साजिशकर्ताओं पर, आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, अब मीडिया में नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन थाना शाहपुर क्षेत्र के हरसोली निवासी एक व्यक्ति है, उसका नाम ज्ञापन में हमने लिखा है। वो ज्ञापन की कॉपी आपको उपलब्ध करा देंगे। और हमारी ये मांग है कि ये धर्मांतरण के जो गैंग, बड़े बड़े गैंग जो पकड़े गए, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे जनपद में कार्य कर रही है। उन जड़ों को काट कर और जो धर्मांतरण के जो आरोपी हैं, इनके सफाया करने की जरूरत है। इसीलिए आज एक ज्ञापन हिंदू संघर्ष समिति के सभी जितने भी संगठन है, सभी अध्यक्षों ने आज एक ज्ञापन दिया है। मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां गांव नन्हेड़ा निवासी एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सतपाल ने आरोप लगाया कि 30 मार्च 2026 की सुबह उनके बेटे सुमित को गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में रोक लिया। पहले उसके साथ गाली गलौज की गई और फिर कपड़े उतरवाकर सड़क पर गिरा दिया गया। इसके बाद लात घूंसों और मुक्कों से बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसके सिर, छाती और पेट में गंभीर चोटें आईं। हमलावर उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों के अनुसार घायल सुमित को पहले भोपा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर किया गया और बाद में दिल्ली भेजा गया। परिवार का आरोप है कि आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। थाना भोपा में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार में भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, मुकदमे में गंभीर धाराएं बढ़ाने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वहीं कश्यप एकता क्रांति मिशन के प्रदेश अध्यक्ष अंकित कश्यप ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया तो 27 अप्रैल को जिला कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम सतपाल कश्यप है जी, गांव नंदेड़ा, थाना भोपा का रहने वाला हूँ। पूरा मामला यह है जी, 30 तारीख की दोपहर को
मोहित और समीर मेरे लड़के को बुला कर ले गए, चलो सुक्करताल भोकरडी घूमने जाना है। उसके बाद शाम के टाइम रात को 8-9 बजे के लगभग उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर बसड़ा में उसे उठाकर मेरे लड़के को रात के 8-9 बजे नंगे को मेरे घर घेर गए और कहा कि बैल से एक्सीडेंट होगा। जब मैंने देखा मेरा लड़का नंगा लटक रहा था, मैंने हाथ पांव पकड़ कर भीतर ले गए, तभी मैं बाहर गया। तो जब मैंने देखा मोहित और सनोप पैदल चले आ रहे, फिर उसके बाद उसे उल्टियाँ और दर्द पेट में चालू होगा जी। फिर हमने डॉक्टरों को दिखा, गांव के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दवाई दी, लेकिन 2 दिन तक उल्टी और दर्द उसका बंद नहीं है जी कतई भी। उसके बाद एक रिश्तेदार हमारा मेरठ है जी, उसने कहा तुरंत यहाँ ले आओ। फिर हम लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड पर ले गए जी, उन्होंने लड़के की हालत देखकर मना कर दिया जी। उसके बाद बागपत रोड वो हॉस्पिटल कृष्ण लोक हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर हमने भर्ती करा। उन्होंने सीटी अल्ट्रासाउंड जांच रेल पेल की करके उन्होंने जवाब दे दिया, 2 दिन तक इलाज करा। नको इसके पान क्रिया टूटी हुई है, मेन नली टूटी हुई है, लीवर 7.5 सेंटीमीटर पटा हुआ है, इसे तुरंत दिल्ली ले जाओ या ऋषिकेश एम्स में ले जाओ। 24 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन होगा तो जान बच जाएगी, नहीं तो बचने की नहीं। तो फिर हम उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने हमें सलाह दी, दिल्ली आपका नंबर नहीं आने का भर्ती में, तो हम ऋषिकेश ले जाओ। हम ऋषिकेश ले गए जी। ऋषिकेश जाते ही एक बात और बताऊं जी, जैसा भी उन्होंने अपराधियों ने हमें बताया कोई एक्सीडेंट या, तो हमने मेरठ भी एक्सीडेंट लिखवा दिया जी वहाँ। और फिर ऋषिकेश गए जी, भर्ती करवा हमने, वहाँ भी हमने एक्सीडेंट लिखना जी, हमने कुछ भी बता दी थी जब तक बेहोश था जी लड़का। फिर 2 दिन फिर हमने जो ऋषिकेश जो भर्ती करा, उन्होंने डॉक्टर ने देखा जी उसको और देख कर कहा 24 घंटे के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन होना। फिर 5 तारीख को लड़के को थोड़ा सा होश आ जी। उसके बाद उसने बताया मुझे वहाँ ले जाकर ठंडे में नशीला पदार्थ देकर मेरी साथ कपड़े काट कर और बहुत बुरी तरह से और लात और मुक्के और सड़कों पर घसीटा, मेरी कमर चली पड़ी। उसके बाद हम अपने लड़के को दिखाते रहे जी। फिर हम 8 तारीख को थाना भोपाल में पहुंचे जी। हमने एप्लीकेशन दी जी। मोहित और समीर उर्फ घोची, ये नंदड़ा गांव के रहने वाले जी, ये लेकर मेरे घर से गए थे जी लड़के को। और रमन जैंटिल और रमन ये मेरे घर पर घेर गए थे जी। उसके बाद जो हो जी मैं फासले के चक्कर में लग गया जी। गोपाल दरोगा जी, जसवीर सिंह एसओ जी, फासला कर लो, एक्सीडेंट हो फासला कर लो। मेरे काम है फासला नहीं करने का किसी कीमत पर भी। मेरे लड़का बयान दे रहा, तुम बयान लेकर उसके और उसको जो हो बुरी तरह मार पीट करिए। और उसने जिस टाइम उसको पीट रहे थे अपने दोस्त को फोन करा, नुको मुझे ले जा भाई ये पिटन लग रहे। और जो कार्रवाई चाह रहे जी, जिस टाइम हम यहाँ से एसपी साहब के पास भी आए, यहाँ से एसपी साहब ने भी फोन कर दिया जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये चाह रहे जी, एसपी साहब के पास है कप्तान साहब ने, इन्होंने कहा मेरी रिपोर्ट देखी, फोटो देखी जी। नुको उन्होंने कहा नुको इसको जो 307 की धारा लगा के इनके बच्चे की पैन क्रिया टूटी पड़ी और नुको इन्हों गिरफ्तार करो। लेकिन सीओ साहब जो जब हम वहाँ जा जी धमकाओ, देवदत्त जी सीओ साहब कई बार जा लीजिए, अरे एक्सीडेंट हुआ तुम कहाँ फिर रहे हो, फलाना फासला कर लो, और वो धमकाते हैं। और दरोगा जो गोपाल जी हैं, उन्होंने जो अपराधियों के मतलब बयान लिख को और बसड़े वालों के रिश्तेदारों के बयान लिख को भी बेचना में दाखिल कर दीजिए, उनकी बेल की तैयारी कर रही जी। और तो मैं ये कहना चाह रहा जी, मेरा लड़का जिंदगी मौत से जूझ रहा जी। और मेरी 4 बार मैं एसपी साहब के पास आ लिया और इन्होंने भी कॉल कर दी इनको, इसके लड़के को 307 की धारा लगा को उन्होंने जो गिरफ्तार करा जा। लेकिन देवदत्त सिंह जी जो हो कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी, मुझे धमका रहे और जब भी मैं जाऊँ वहाँ से। मेरा नाम अंकित कश्यप है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से। ये मामला ऐसा है, हमारे ही समाज का जो बच्चा था उसके साथ कुछ दबंग लड़कों ने मारपीट करी, ननेड़े के रहने वाले थे और उसे एक्सीडेंट दिखा दिया था। लड़का होश में आया, 5 दिन बाद उसने अपनी आबिती बताई। उसके बाद थाने में रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई, पर रिपोर्ट में जो कानूनी कार्रवाई होनी थी कठोर, वो नहीं हुई। भाई मैं जाति तो बताऊंगा नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पर जो सीओ साहब है वे थोड़ा सा ढिलाई कर रहे हैं मामले में। पीड़ित को धमका रहे हैं कि मुकदमा कर दूंगा अगर आप धरना रखोगे। भाई लोकतांत्रिक देश है, हम धरना रखेंगे, अगर सीओ साहब को मुकदमा करना तो कर दें। अपराधी की तो गिरफ्तारी इनके बस की है नहीं करना, और उल्टा पीड़ित को धमकाने में लगे रहती है। ये प्रशासन का कहीं ना कहीं रुतबा गलत है। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक तो एसपी साहब ने 2-3 बार आदेश कर दिए सीओ साहब को कि 307 लगाओ, इसमें जब पैन क्रिया टूट रही है, लीवर फट रहा है और लड़का जिंदगी मौत की मुंह में है, तो आप इसमें 307 लगाओ और अपराधियों को गिरफ्तार करो, जेल भेज दो। पर सीओ साहब के सिर पे जूं नहीं चल रही है। भाई अब अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही और 307 की धारा नहीं बढ़ रही, तो कल को
पीड़ित परिवार के साथ पूरा कश्यप समाज यहाँ धरने पर बैठा था डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर पे। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जिले में होमगार्ड भर्ती के तहत लिखित परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस परीक्षा का आयोजन जिले के 8 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। हर परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत किया गया है। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि नकल या किसी भी अनुचित गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनमें समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, वैध पहचान पत्र साथ लाना और परीक्षा के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न कराया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जहां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का भव्य उद्घाटन जय महल पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस खास अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला, पर्यटन सचिव शुचि त्यागी और द ललित ग्रुप की CMD डॉक्टर ज्योत्सना सूरी सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। यह आयोजन देश और विदेश के निवेशकों, टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सहित पूरे भारत में पर्यटन की संभावनाओं, निवेश के अवसरों और नए पर्यटन मॉडल पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरें और आतिथ्य परंपरा विश्वभर के पर्यटकों को आकर्षित करती है और ऐसे आयोजन राज्य के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देते हैं। इस भव्य आयोजन से पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। IPL 2026 इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और अब टूर्नामेंट का हर मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर बदलने वाला साबित हो रहा है। इसी कड़ी में लीग का 39वां मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी। यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में अपने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाना चाहेगी और टीम की नजरें 2 अहम अंकों पर टिकी होंगी। वहीं RCB भी शानदार प्रदर्शन के साथ जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच हमेशा से कड़ी टक्कर देखने को मिली है और यही वजह है कि यह मुकाबला और भी खास बन जाता है। हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ कई यादगार मैच खेले हैं, जहां आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में आज फैंस को चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ी इस मैच को और भी हाई वोल्टेज बना देंगे। दिल्ली की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर नजर रहेगी, जबकि RCB अपने अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर मैच का रुख बदलने की कोशिश करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करेगी। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में दर्शकों को आज एक शानदार, रोमांचक और आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, गर्मी लगातार बढ़ रही है और हम लोग को ये जो गर्मी के लिए प्रिपेयर्डनेस रहती है वो माह अप्रैल से हम लोग शुरू कर देते हैं, ताकि मई में अप्रैल के साथ ही जो गर्मी शुरू हो जाएगी तब वन्यजीवों को परेशानी ना हो। तो उसके क्रम में हम लोग वन्यजीव के आहार पे ध्यान देते हैं ज़्यादा। उनके लिए बाकी का जैसे जो इसमें वाटर की कंटेंट ज़्यादा हो इस प्रकार के फूड उनको दिए जाते हैं, नारियल पानी दिया जाता है। मांसाहारी वन्यजीवों का आहार जो है थोड़ा कम किया जाता है। शाकाहारी वन्यजीवों के लिए हम लोगों ने स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं उनके बाड़े में। मांसाहारी वन्यजीव जो है उनके बाड़े में हम लोगों ने कूलर्स लगवाए हुए हैं। जैसे सरीसृप है जो सांप प्रजाति के वन्यजीव है उनके यहाँ पे हम लोगों ने AC का सुविधा किया हुआ है। तो आप जैसे देखिएगा कि जैसे गेंडा हो गया उसमें हम लोगों ने अतिरिक्त संख्या में मोड दिए हुए हैं। तो हर एनिमल के बिहेवियर वाइज हम लोगों ने उसके मतलब गर्मी से बचाव हेतु या उसे परेशानी कम हो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हुए हैं। इसी के साथ हमारे जो एनिमल कीपर्स है, हमारे जो कर्मी है जो रूटीन में यहाँ पे प्रबंधन का काम करते हैं या पर्यटक है, तो कर्मियों के लिए हम लोगों ने एक सफ़ेद कलर का टी-शर्ट और टोपी वगैरह प्रोवाइड किया ताकि उनको गर्मी का कम परेशानी हो।
साथ ही पर्यटकों के लिए हम लोगों ने मटके में पानी भर के रखा, कम से कम 40 की संख्या में घड़े में पानी भर के रखा है। ये हम लोगों के जो पहले से वाटर कूलर चल रहे थे, ठीक है, उसके अतिरिक्त है। तो मोटा मोटी अराउंड 45 की संख्या में हमारे यहाँ पे वाटर कूलर और 40 के संख्या में हम लोग के यहाँ पे मटके में घड़े के मटके में पानी रखा हुआ है, ताकि जो आ रहे पर्यटक उनको परेशानी ना हो। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो ममता जी की सरकार है, वो जो वहाँ की बदलाव की हवा चल रही है, इससे वो लोग तिलमिला गए हैं। इसीलिए चुनाव के दौरान हिंसा की लगातार साजिश ये पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार रच रही है। लोकतांत्रिक ढांचे को लगातार कमज़ोर करने की साजिश ये पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार कर रही है। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे ममता जी घबराई हुई हैं और जानबूझ के सत्ता पोषित ये जो हिंसा हो रही है, इसको पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है और यकीनी तौर पर मैं कह सकते हैं इसका जवाब इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को ज़रूर देगी। देखिए, दूसरे चरण के चुनाव का आज आखिरी दिन है। दूसरा चरण 2 दिन बाद 29 तारीख को इसकी वोटिंग होगी और जो वोटिंग देखने को मिल रही, जो प्रथम चरण हुआ और अब जो दूसरा चरण होगा, इसमें पश्चिम बंगाल के जनता के अंदर उत्साह दिख रहा है। आप देखिए 92% वोटिंग होना ये अपने आप में बताता है कि वहाँ की जनता बदलाव के लिए कितनी उत्साहित है। क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि ममता जी ने जो सपने दिखाए थे पश्चिम बंगाल के आवाम को, उस सपने पे कहीं से भी ममता जी खरी नहीं उतरी और पश्चिम बंगाल की हमारी जनता त्रस्त है। वो वहाँ विकास चाहती है, वहाँ बदलाव चाहती है, वहाँ की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी ही उपयुक्त पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ही उपयुक्त नेतृत्व है, ये वहाँ की आवाम जानती है। इसीलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने